केशवपुर नाम के एक छोटे गांव में माधव नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी मालती और 3 बेटियों के साथ रहता था। माधव सब्जी बेचकर अपना घर चलाता था। उसकी 3 बेटियों के नाम थे पूजा, रत्ना और कविता। कविता सबसे छोटी थी और माँ बाप की बहुत प्यारी बेटी थी। कविता पढ़ाई करती थी और बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ की हर काम में मदद करती रहती थी, लेकिन उसकी 2 बड़ी बहनें हमेशा कविता को नीचा दिखाया करती थी। अरे तुम दोनों बहनें तो बस घर में बैठी रहती हो। एक बार अपनी कविता बहन को देखो, वो हमेशा मेरे साथ काम करती रहती है, लेकिन तुम दोनों बहनें बस बैठी रहती हो, घर का एक छोटा काम तक नहीं करती। थोड़ा बहुत हाथ बटा दोगी तो क्या हो जाएगा, जरा बताओ तो सही। हाँ माँ, कविता तो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। उसे तो आपके साथ ही काम करना चाहिए। वो इतनी धूप में काम करती है, देखो ना उसका रंग काला हो गया है। अगर वो और धूप में काम करेगी तो और काली हो जाएगी। हाँ माँ, आप उसी से काम करवाओ। हाँ माँ, पूजा बहन सही कह रही है। अगर हम कविता की तरह काम करेंगे तो हम भी काले हो जाएंगे। अगर बर्तन मांजेंगे तो हमारे हाथ पैर भी काले हो जाएंगे। अगर धूप में जाकर पानी भरेंगे तो हमारा रंग और काला हो जाएगा। नहीं माँ, ये सारे काम कविता से ही करवाओ, हमसे मत करवाना। नहीं तो आगे चलकर शादी में दिक्कत होगी। कोई लड़का रंग काला देखकर मना कर देगा, फिर हमें सारी उम्र आपके ऊपर ही जीना पड़ेगा। इसीलिए माँ, कविता से ही काम करवाओ। हम जैसे हैं वैसे ही रहने दो, हमारा रंग काला नहीं होना चाहिए। ये सब कहकर पूजा और रत्ना बाहर चली जाती है। अरे कविता बेटी, तू अपनी बहनों की बात सुनकर दुख तो नहीं कर रही? तो दुख मत कर, तू सबसे सुंदर है। इनकी बातों को दिल पर मत ले, एक दिन ये खुद समझ जाएंगी। समय आने पर सब ठीक हो जाता है। तो समय आने का इंतजार कर बेटी, तू समय आने का इंतजार कर। हाँ माँ, मैं सब समझती हूँ, इसीलिए मैं उनकी बातों पर गुस्सा नहीं करती। मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे तो आपके साथ काम करने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैं खुशी खुशी काम करती हूँ। और बहनें ठीक ही कहती हैं, वो दोनों गोरी हैं। अगर मेरी तरह धूप में काम करेंगी तो काली हो जाएंगी। और आप ही तो कहती हैं उनकी शादी करनी है। अगर उनका रंग काला हो जाएगा तो कोई लड़का पसंद नहीं करेगा। इसीलिए माँ, आप उनकी बातों पर गुस्सा मत करो। चलिए अब हम काम शुरू करते हैं। कविता अपनी बहनों की बातों को दिल पर नहीं लेती थी। वो फिर अपने माँ के साथ काम करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन माधव सब्जी बेचने बाजार जा रहा था, तभी पीछे से एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वहीं उसकी मौत हो जाती है। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? हमें ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरे पास 3 बेटियां हैं, मैं इन्हें लेकर क्या करूंगी? तुम ऐसे क्यों चले गए? वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ। माँ, तुम शांत हो जाओ। बाबा अब कभी वापस नहीं आएंगे। वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन माँ, तुम अकेली कहाँ हो? हम तीनों बहनें तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अब से हम तीनों मिलकर सब काम करेंगे और घर चलाएंगे। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं। हम तीनों बहनें मिलकर आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे माँ। गांव वाले मिलकर माधव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे ही 15 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, खाने में कुछ भी नहीं बचा और अब बाबा भी नहीं है जो कमा कर लाएंगे। तो बताओ माँ, अब हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? देख बेटी, तुम्हारे बाबा नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मैं दूसरों के घर काम कर लूंगी। काम करके जो मिलेगा उससे घर चलाऊंगी, तुम लोगों को खिलाऊंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोगों को किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। माँ की बात सुनकर कविता का दिल दुखी हो जाता है। नहीं माँ, तुम्हें कहीं जाकर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मेरे रहते हुए तुम्हें बाहर क्यों भेजूं? आप ही कहती थी मैं आपका बेटा बेटी दोनों हूँ। आज से मैं बाबा की जगह जाकर सब्जी बेचूंगी। सब्जी बेचकर जो पैसे आएंगे उससे घर चलाऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ। अरे कविता, तेरी जैसी बेटी बहुत भाग्य से मिलती है। काश हर घर में तेरी जैसी बेटी हो। मैं जानती हूँ तू मुझे कुछ भी करने नहीं देगी। जब तू इतनी जिद कर रही है तो ठीक है, तू सब्जियाँ बेचेगी और तेरी दोनों बहनें तेरी मदद करेगी। ये सुनते ही पूजा और रत्ना एक दूसरे को देखती है। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? हम उसके साथ जाकर सब्जी बेचेंगे, वो भी धूप में? नहीं माँ, तुम जानती हो ना हमें काले होने से कितना डर लगता है। धूप में गए तो और काले हो जाएंगे। और तुम तो कह रही थी हमारी शादी करनी है। अगर रंग काला हो गया तो कोई लड़का पसंद नहीं करेगा। माँ, दीदी सही कह रही है। अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं माँ, मैं अकेली ही जाऊंगी। पहले भी बाबा अकेले सब्जी बेचते थे, मैं क्यों नहीं कर सकती? बस एक बार मुझ पर भरोसा करो माँ।
अगले दिन सुबह कविता सब्जी बेचने चली जाती है। कुछ लोग उससे सब्जी खरीदते हैं। दोपहर होते होते धूप बहुत तेज हो जाती है। अचानक कविता चक्कर खाकर गिर पड़ती है। पास के लोग उसे पानी पिलाकर होश में लाते हैं। अरे कविता, इतने धूप में सब्जी बेचती है? जा कविता, घर जा। इतनी धूप में खड़ी रहेगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। जा कविता, घर जा। वो औरत चली जाती है। कविता मन ही मन सोचती है, नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। घर में माँ और बहन है, उन्हें खाने को देना है। अगर मैं काम छोड़ दूंगी तो उनका क्या होगा? नहीं, चाहे जितनी मुश्किल आए मैं सब्जी बेचूंगी। बाबा भी तो इतने साल धूप में काम करते थे, मैं भी करूंगी, मैं जरूर करूंगी। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, आकर देख लो, सब बिना कीड़े वाली सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी। कुछ लोग आकर उससे सब्जी खरीद लेते हैं और उसकी सारी सब्जी बिक जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक दिन गांव की एक औरत मालती के घर आई और बोली, अरे मालती, और अपने घर का हाल बता, सब ठीक चल रहा है? तेरी बेटियां कैसी है? उनके बाप के बिना सब कैसे कर रही है? बता तो सही। हाँ हाँ टम्पा दी, सब ठीक है, भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है। तुम अपना बताओ, आज किस काम से आई हो? देख मालती, मैं तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। एक बहुत अच्छा लड़का है, शहर में काम करता है, उसका घर परिवार भी अच्छा है। तेरी 3 बेटियां हैं। अगर उनमें से किसी एक की शादी उससे कर देगी तो तेरी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाएगी। लड़के वाले कह रहे थे वो तेरी 3 बेटियों को देखने आएंगे। जिस लड़की को पसंद करेंगे तो उसी से शादी कर देगी। तू क्या कहती है? ठीक है टम्पा बहन, जो आपको सही लगे वही करो। लड़के वालों को बुला लो, मैं अपनी 3 बेटियों को दिखा दूंगी। उन्हें जो पसंद आए उससे शादी कर देंगे। एक हफ्ते बाद लड़के वाले मालती के घर आते हैं। उधर कविता सबके लिए पानी और नाश्ता बना रही थी। लड़के की माँ मालती से कहती है, देखो दीदी, आपकी 2 बड़ी बेटियां मेरे बेटे को बहुत पसंद आई है। अब फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। इन दोनों में से किसी एक की शादी मेरे बेटे से कर दीजिए। लड़का भी पूजा और रत्ना दोनों को पसंद कर लेता है। माँ, मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्यों दीदी, तुम ही क्यों शादी करोगी? वो लड़का मुझे भी बहुत पसंद आया है, मैं शादी करूँगी उससे। माँ, आप उस लड़के की शादी मेरे साथ करा दो। दोनों बहनें उस एक लड़के को लेकर झगड़ने लगती है। तभी कविता पास आकर बोलती है, पूजा दीदी, रत्ना दीदी, तुम दोनों ऐसे मत झगड़ो। एक ही लड़का है तो शादी भी किसी एक ही की होगी। झगड़ा करने से किसी का भला नहीं होगा। माँ, मैं कह रही थी, हमारी पूजा दीदी सबसे बड़ी है, घर की बड़ी बेटी की शादी पहले होती है, इसीलिए पूजा दीदी की शादी ही उस लड़के से कर देनी चाहिए। फिर हम रत्ना दीदी के लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। अरे कविता बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। उस लड़के से पूजा की शादी करेंगे, क्योंकि पूजा सबसे बड़ी है और घर में बड़ी बेटी की शादी पहले होती है। रत्ना की शादी भी बाद में अच्छे घर में कर देंगे। लेकिन माँ, वो लड़का मुझे भी। रत्ना, मैं तेरे मुंह से एक भी शब्द और नहीं सुनूंगी। जैसा फैसला किया है वही होगा। और सुन, पूजा अब घर के काम सीख ले। ससुराल जाकर मेरी नाक मत कटवा देना। देखते देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। मालती इधर उधर से उधार लेकर बहुत मेहनत से पूजा की अच्छी शादी कर देती है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। कविता फिर से सब्जियां बेचने में लग जाती है। एक दिन रत्ना घर में बैठी सोच रही थी। उसके मन में अभी भी इस बात का दुख था कि उस लड़के से उसकी दीदी पूजा की शादी हो गई। वो मन ही मन कविता पर गुस्सा हो रही थी। उस कविता की वजह से आज मेरी शादी उस लड़के से नहीं हुई। देखो, मेरी पूजा दी कितनी खुशी से अपने ससुराल में रह रही है। अगर मैंने उस लड़के से शादी की होती तो मैं भी अभी अपने ससुराल में खुशी से रहती। ये सब उस कविता की वजह से हुआ है। उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक कि वो जिंदगी भर याद रखे। मेरे साथ चालाकी करती है, इस बार मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। अगले दिन दोपहर में कविता खाना खा रही थी। उस समय रत्ना आती है और कहती है, अरे कविता, तुम खाना खा रही हो? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मैं अपना मलहम ढूंढ रही हूँ पर मिल नहीं रहा। क्या तुम मेरे लिए ढूंढ दोगी? सिर फट रहा है दर्द से। तुम खाना खत्म करके आ जाना। अच्छा दीदी, आप चिंता मत करो, आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी मलहम ढूंढ कर लाती हूँ। कविता के जाते ही रत्ना मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अब देखना कविता, मैंने तेरे खाने में कितना तीखा मिर्च डाल दिया है। अगर तू तड़प तड़प कर नहीं रोई तो मेरा नाम भी रत्ना नहीं। रत्ना बहुत सारी हरी मिर्च पीसकर कविता के सब्जी में मिला देती है। कुछ देर बाद कविता वापस आती है। दीदी, मैंने बाम ढूंढ लिया है,
मैंने आपके बिस्तर पर रख दिया है, आप जल्दी से लगा लीजिए। थोड़ी ही देर में आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। रत्ना वहाँ से चली जाती है। कविता को बहुत भूख लगी थी। वो वहीं बहुत तीखा खाना खा लेती है। खाने के थोड़ी देर बाद ही कविता के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। मालती घबरा जाती है और कविता को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कविता को चेक करके मालती से कहता है, देखिए, आपकी बेटी के पेट में संक्रमण हो गया है, इसीलिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप जल्द से जल्द पैसों की व्यवस्था कीजिए। डॉक्टर मालती को ऑपरेशन के सारे खर्च बताता है। इतने पैसे सुनकर मालती बहुत परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद मालती घर वापस आती है और रत्ना से कहती है, देख रत्ना, अब घर में ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, अब कुछ करना पड़ेगा। कविता की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपए लगेंगे। अब तुझे बाहर जाकर सब्जी बेचना होगा। कुछ पैसे इकट्ठा करके हम कविता का इलाज करवाएंगे। अब समय है मेहनत करने का, घर में आराम करने का नहीं। देखो माँ, मुझसे ये सब काम नहीं होगा, मैं घर में ही रहूंगी। मैं इन सब कामों की आदी नहीं हूँ कि सड़क पर जाकर सब्जी बेचूं। आप ही जाइए और बेचिए। चुप, हर काम से बचने की कोशिश करती रहती है। अब घर का हाल देख, तेरी बहन कविता इतने धूप में सब्जी बेचती थी ताकि घर चले। अब वो अस्पताल में है और अगर तू नहीं करेगी तो हम सब भूखे मरेंगे। कल सुबह से तू सब्जी बेचने जाएगी, बस यही फैसला है। काश मैंने कविता को इतना तीखा खाना नहीं खिलाया होता तो आज वो अस्पताल में नहीं होती और मुझे धूप में सब्जी बेचने नहीं जाना पड़ता। कितना बुरा कर दिया मैंने। अगले दिन सुबह रत्ना सब्जी बेचने बाजार जाती है। धूप बहुत तेज थी। वो बार बार पसीना पोंछ रही थी और थक रही थी। कुछ देर बाद धूप ना सहन कर पाने के कारण वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। लोग उसे पानी पिलाते हैं और होश मिलाते हैं। रत्ना एक पेड़ की छाया में जाकर बैठती है और सोचती है, वाह, छांव में बैठकर थोड़ी राहत मिल रही है। मैं आज सिर्फ कुछ देर सब्जी बेच रही हूँ और मेरी हालत खराब हो गई है। कविता रोज इतनी धूप में खड़ी रहती है, उसे कितनी तकलीफ होती होगी और मैंने उसी बहन को नुकसान पहुँचाया। मैंने बहुत गलत किया। अब मैं अपनी बहन को ठीक करके ही दम लूंगी। मैं अपनी गलती सुधारूंगी। रत्ना फिर उठकर सब्जी बेचने लगती है। वो जोर जोर से आवाज लगाती है और सब्जियां बेचती जाती है। कुछ दिनों में वो काफी पैसे जोड़ लेती है। उन्हीं पैसों से वो कविता का इलाज करवाती है और उसे घर वापस ले आती है। कविता घर वापस आती है। रत्ना उसे देखकर खुश होती है। सुनो बहन, आज से तुम्हें अकेले सब्जी बेचने की जरूरत नहीं है। अब मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हम दोनों मिलकर सब्जी बेचेंगे, समझी? ना ना दीदी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। सब्जी मैं ही बेचूंगी। पहले जैसे करती थी वैसे ही करूंगी। इतनी धूप में अगर आप जाओगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सब्जी मैं अकेली बेच लूंगी। बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं ठीक हो जाऊं, फिर पहले की तरह काम कर लूंगी। नहीं बहन, अब तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। इतने दिन मैं सब्जी बेच कर आई हूँ, अब मुझे आदत हो गई है। हम दोनों मिलकर ये काम बड़ा करेंगे। ऐसे ही दोनों बहनें मिलकर हर दिन सब्जी बेचने लगती हैं और घर का खर्च उससे चलने लगता है। उधर पूजा अपने ससुराल में रहती है। एक दिन उसकी सास उसके पास आती है। अरे बहू, तुम जानती हो ना कि आगे पूजा पाठ आने वाला है। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। पूजा के लिए जो भी चीज चाहिए मैं धीरे धीरे सब तैयार कर रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे पूजा के सारे तरीके और नियम धर्म सिखा दिए थे। मैं अच्छी तरह पूजा कर लूंगी। देखो बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए, अब तक तुम्हारे घर वालों ने न तुमसे मिलने की कोशिश की, न तुम्हें कोई सामान भेजा। अब पूजा आ रही है, तुम अपने घर फोन करके कहो कि तुम्हारे लिए कुछ सामान भेजे। और सुनो, अगर वो कुछ नहीं भेज पाए तो मैं तुम्हें अपने साथ पूजा या रिश्तेदारों के यहाँ नहीं ले जाऊंगी। मैं किसी गरीब घर से रिश्ता जोड़कर नहीं रखना चाहती, समझी? सास की बातें सुनकर पूजा हैरान रह जाती है। वो रोने लगती है और मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? मैं अपने घर वालों को कैसे फोन करूं? बाबा तो अब रहे नहीं। कविता जैसी भी है, रोज मेहनत करके घर चला रही है। उन्होंने मेरी इतनी मुश्किल से शादी की है। मैं कैसे उनसे कह दूं कि मुझे पूजा के लिए सामान भेजे? नहीं, मैं अपने घर वालों को मुश्किल में नहीं डालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगी। उधर कविता अपनी माँ से कह रही थी, माँ, अब हम दोनों बहनें मिलकर सब्जी बेच रही हैं और अच्छी कमाई भी हो रही है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है और आगे पूजा आने वाली है, तो क्यों न हम दीदी से मिलने जाएं? हम दीदी के लिए कुछ उपहार भी ले जा सकते हैं, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी दीदी की शादी हुए इतने दिन हो गए, हम अभी तक उससे मिलने नहीं गए। ससुराल वाले सोचेंगे कि हमने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कविता और रत्ना अपनी दीदी के ससुराल के लिए कुछ सामान और उपहार खरीदती है और अपनी माँ के साथ पूजा से मिलने पहुँच जाती है।
पूजा अपनी माँ और बहनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके ससुराल वाले भी सबको देखकर खुश हो जाते हैं। जो गलतफहमियां थी सब दूर हो जाती है और पूजा के ससुराल में सब उसे बहुत प्यार करने लगते हैं। उधर मालती की दोनों बेटियां मिलकर सब्जी बेचती रहती है और अपना घर अच्छे से चलाती रहती है। हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद।